बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा आज हम 9th का तीसरा चैप्टर शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक्स। सबसे पहले हम पहले चैप्टर में जो पढ़ा वो उसे रिवाइज कर लेते हैं। हमने दो डेफिनेशंस पढ़ी थी जो फिज़िक्स की ब्रांचेस थी, उसमें एक काइनेमेटिक्स पढ़ी थी, एक हमने डायनामेटिक्स पढ़ी थी। तो काइनेमेटिक्स में हमने डिस्कस किया था कि हम जस्ट मोशन को डिस्कस करते थे, नॉट डिस्कस इट्स कॉजेज। बट डायनामेटिक्स में हम डिस्कस क्या करते हैं, हम इसमें कॉज डिस्कस करते हैं, मोशन को डिस्कस नहीं करते। यानी कि दूसरे चैप्टर में हमने जस्ट सिर्फ ये पढ़ा था कि हम सिर्फ मोशन को डिस्कस करेंगे, उसकी कौन सी वजह बनती है जिसकी वजह से मोशन होता है, ये हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन तीसरा चैप्टर जो स्टार्ट हुआ है यह है डायनामिक्स, जिसमें हम कॉज ऑफ मोशन डिस्कस करेंगे। तो डायनामिक्स आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन एंड इट्स कॉजेज। अब मोशन के साथ साथ हम इसका कॉज भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला जो कॉज है मोशन का वो है फोर्स। अगर हम फोर्स की डेफिनेशन करें तो फोर्स क्या होती है? फोर्स इज एन एबिलिटी विच मूव्स और टेंड्स टू मूव। इसका क्या मतलब है? फोर्स ये सलाहियत रखती है जो किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। एंड फोर्स मूव और टेंड्स टू मूव, या वो इसे मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है। इसी तरह फोर्स कैन आल्सो चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन एंड कैन आल्सो चेंज इट्स शेप ऑन विच इट एक्ट्स। इसका मतलब ये हुआ फोर्स किसी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी तब्दील कर सकती है और किसी की शेप भी चेंज कर सकती है जहाँ पर ये अप्लाई की जाती है। अब इसको मुख्तलिफ एग्जाम्पल से समझते हैं कि फोर्स कैसे एक्ट करती है। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं, बॉल, क्रिकेट बॉल, बॉलर और बैट्समैन की एग्जाम्पल लेते हैं। बॉलर जो है वो बॉल करवाता है। जब वो बॉल करवाता है तो मोशन से वो बॉल बैट्समैन की तरफ मूव फेंकता है। अब बैट्समैन बैट से उसको हिट करता है। इट मीन जिस डायरेक्शन में बॉल आ रही होती है, बैट्समैन उसे बैट से उसकी डायरेक्शन को तब्दील करता है बाय यूजिंग अ फोर्स। वो बैट से बॉल पर फोर्स लगाता है जिससे उसकी डायरेक्शन तब्दील होती है। तो यहाँ से हमें एक तो बात क्लियर होगी कि फोर्स किसी भी बॉडी के मोशन को की डायरेक्शन को तब्दील कर सकती है। अब इस बात को हम दूसरी तरह समझते हैं। एक साइकिल वाला है लड़का, वो साइकिल चला के आ रहा है, आप उसे रोकने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ दो ही वजूहत है, या आप फोर्स लगा के उसे रोक लेंगे या रोकने की कोशिश हो सकती है वो आपसे नहीं रुकेगा। इसका मतलब क्या हुआ? आपने रोका या रोकने की कोशिश की। इसी तरह तीसरी एग्जांपल में हम ये डिस्कस करते हैं कि एक टेबल पड़ा हुआ है, आप उस पर फोर्स लगाते हैं, आप अपनी इंतहाई फोर्स लगा देते हैं लेकिन वो टेबल मूव नहीं करता। इसका मतलब आपने फोर्स लगाई लेकिन टेबल मूव नहीं हुआ। आपने किसी और की हेल्प ली, साथ आपने फोर्स को मज़ीद बढ़ा किया तो फोर्स लगाने से बॉडी मूव कर गई। इसका मतलब क्या हुआ? पहले आपने उसे मूव कराने की कोशिश की थी, अब उसने आपने मूव कर दी है। तो यहाँ से तीनों बातें साबित होगी कि फोर्स किसी बॉडी को मोशन में लाती है या मोशन में लाने की कोशिश करती है, किसी बॉडी को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, और इसी तरह फोर्स किसी भी बॉडी की मोशन की डायरेक्शन को भी तब्दील करती है। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आएँ तो वो हमारा है इनर्शिया। बेटा इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। इसको हम उर्दू में अगर पढ़ें तो इनर्शिया किसी बॉडी की वो खसूसियत होती है जिसमें वो अपनी हालत सुकून यानी कि रेस्ट की हालत या हालत मोशन, उन दोनों के खिलाफ मज़ामत पेश करती है। अब इसको हम कैसे समझेंगे? बेटा इसकी मिसाल हम बस से लेते हैं। फ़र्ज़ करें आप बस में खड़े होकर सफ़र कर रहे हैं और जब बस ब्रेक लगाती है तो अब आगे की जानिब गिरते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी बस के साथ मोशन में होती है और जब बस ब्रेक लगाती है तो आपके पाँव क्योंकि बस के साथ अटैच होते हैं तो बस और पाँव दोनों रुकना चाहते हैं, लेकिन आपकी पूरी बॉडी जो कि ऊपर वाला हिस्सा वो भी मोशन में होता है तो वो अपने मोशन को कंटिन्यू रखना चाहता है और इसी वजह से वो आगे की जानिब गिरते हैं।
तो ये भी एक इनर्शिया की एग्जांपल होगी। अब इसको दूसरी तरह समझते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि उसकी रेस्ट की मोशन, रेस्ट या मोशन दोनों के खिलाफ मुसामत पेश करती है। अभी जो हमने एग्जांपल डिस्कस की, हमने ये की कि मोशन में थी लेकिन रुकना चाहिए, तो मोशन के खिलाफ मुजामत के तौर पर वो आगे की जानिब गिरी। अब बस रुकी हुई है, आप भी रुके हुए हैं, लेकिन बस के अंदर आप खड़े हैं, बस अचानक चल पड़ती है और आप पीछे की जानिब गिरते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आपकी पूरी बॉडी बस के साथ अटैच है और आपकी बॉडी का नीचे वाला हिस्सा और आपकी बॉडी का ऊपर वाला हिस्सा दोनों रेस्ट में। जब बस चलती है तो नीचे वाला हिस्सा जो वो मोशन में आता है और ऊपर वाला हिस्सा अपनी रेस्ट की कंडीशन को कायम रखने चाहता है, जिसकी वजह से वो पीछे की जानिब आप गिरते हैं। ये इनर्शिया की है। अब इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं कि इट इज़ इन फैक्ट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विद विच ए बॉडी वांट्स टू मेंटेन इट्स state of rest or motion. For example, in a moving bus, when brakes are suddenly applied, the man standing is fell forward because the upper part of the body wants to continue its motion while the lower parts of the body stops with bus. A coin placed on a cardboard fell down into the glass when it is pushed by force by maintaining its state of rest. अब इसकी एग्जांपल भी आप देख सकते हैं कि आप एक कार्डबोर्ड पर सिक्का रखें, उसे ग्लास के ऊपर रखें, कार्डबोर्ड को तेज़ी के साथ खींचें और जो कॉइन है वो ग्लास के अंदर गिरेगा, कार्डबोर्ड के साथ नहीं जाएगा, क्योंकि जो कॉइन है वो अपनी रेस्ट की पोजीशन को बरकरार रखना चाहता है। ये भी एक एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बेटा मोमेंटम। अगर हम इसके ऐसा यूनिट की बात करें या ऐसे सिस्टम में मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट किया था। ये वह वर्ड है जो पी से रिप्रेजेंट होता है, जबकि इसका नाम मोमेंटम है। तो ये ख्याल कीजिएगा, ये एमसीक्यूज में भी आ जाता है कि मोमेंटम रिप्रेजेंटेड बाय द वर्ड पी क्यू एम। इसमें आपने पी को ही टिक करना है क्योंकि मोमेंटम पी से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर मोमेंटम की डेफिनेशन करें तो मोमेंटम ऑफ बॉडी इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन। क्वांटिटी ऑफ मोशन मीन कितना मोशन उसके अंदर है, एंड इट पोजेस ड्यू टू इट्स मैस एंड वेलोसिटी। ये इसके मैस और वेलोसिटी की वजह से होता है। यानी कि अगर हम सिंपल कहें तो बेसिकली इनफैक्ट इज अ प्रोडक्ट ऑफ मैस एंड वेलोसिटी। मोमेंटम जो है वो मैस और वेलोसिटी के प्रोडक्ट के बराबर है। अब ये एक वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी एक डायरेक्शन होती है। अगर सिस्टम इंटरनेशनल में इसके यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट है किलोग्राम मीटर पर सेकंड। अब इसी को हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं, इसका यूनिट एनएस भी होता है, यानी कि न्यूटन सेकंड। अब बात अगर हम करते हैं कि इसकी एग्जांपल कहाँ से देखें, एक साइकिल है, उसका मैस है 10 kg और उसकी वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकंड। अगर हम इसका मोमेंटम लिया जाए तो 10 और 20 को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो इसका मोमेंटम आएगा वो 20 मीटर और 20 किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगा। अगर हम इन तीनों डेफिनेशन पढ़ने के बाद हमारे पास आता है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन के फर्स्ट लॉ के मुताबिक, क्योंकि 3 लॉज हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। आज हम ओनली डिस्कस करेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इसको इन टर्म्स ऑफ इनर्शिया भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इसको देखते हैं। ए बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन प्रोवाइडेड नो नेट फोर्स एक्ट अपॉन इट। इन सिंपल हम ये कह सकते हैं कि अगर एक बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगी और अगर एक बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, अगर कोई बैरूनी कुव्वत इस पर अमल ना करे। अब इस बात को आसानी से समझने के लिए हम ये कहते हैं कि एक बुक टेबल पर पड़ी हुई है। अब बुक टेबल पर ही पड़ी रहेगी जब तक हम उस पर फोर्स लगा के उसे उठाएं ना। अब ये बात तो समझ आती है कि बॉडी रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी अनटिल नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अपॉन इट, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस पर अप्लाई ना हो। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि इसके दूसरे पार्ट की, तो उसमें मैंने कहा कि बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में रहेगी जब तक कि इस पर कोई बैरूनी फोर्स अमल ना करे। अब इस एग्जांपल को हमें समझना मुश्किल हो जाता है क्योंकि अगर हम फुटबॉल को हिट करें तो हमने तो फोर्स लगाई, वो मोशन में, तो फुटबॉल को चलते रहना चाहिए था। एक साइकिल को हमने घुमा दिया, उसे भी चलते रहना चाहिए था। अब ये तो बहुत मुश्किल होगा कि इस तरह समझना कि एक बॉडी मोशन में तो वो मोशन में रहेगी। लेकिन आप डेफिनेशन को ज़रा गौर से पढ़ें। डेफिनेशन में बताया गया है कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगनी चाहिए। अब
फुटबॉल पर कौन सी एक्सटर्नल फोर्स है? देखें, फुटबॉल को हम हिट करते हैं तो फुटबॉल पर दो तरह की फोर्सें लग रही है, एक तो वो ग्राउंड की फ्रिक्शन है और दूसरा एयर प्रेशर है। ये दोनों एक्सटर्नल फोर्सें हैं जो उसे रोक देती हैं। न्यूटन बिल्कुल ठीक कह रहा है। अब ऐसी बात कहाँ समझ आती है? देखें, ये ऐसी बात वहाँ समझ आती है जहाँ फ्रिक्शन बिल्कुल ना हो। जैसे हम स्पेस में चले जाएं तो जब हम एक दफ़ा सैटेलाइट लॉन्च कर देते हैं तो दोबारा हमें उसे मोशन में लाने की जरूरत नहीं होती, वो एक ही स्पीड के साथ मोशन में रहता है और ना ही उसकी स्पीड कम होती है। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो है उसके मुताबिक हम ये कह सकते हैं कि बॉडी, इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट it will continue its state of rest, and if a body is in motion it will continue its state of motion until no external force act upon it। अब इनर्शिया के रूल के मुताबिक, क्योंकि हम कहते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ इज लॉ ऑफ इनर्शिया, हम इस पर भी बात करते हैं कैसे। देखा, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया एज इट डील्स विद द inertial property। We have observed that the man standing in a bus forward as the driver applied the brake. It is because the upper part of the body tends to continue its state of motion while the lower part of a content with the bus stop it। क्यों? क्योंकि देखें, न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही कहता है कि एक बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहेगी, एक मोशन में तो मोशन में रहेगी। अब इसलिए इनर्शिया का कहा जाता है क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, वो रेस्ट में ही रहना चाहती है, उसके अगेंस्ट मुजामत होती है। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि न्यूटन का पहला लॉ ये बताता है क्योंकि बस मूव करेगी तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगी, बॉडी रेस्ट में थी, रेस्ट में रहेगी, इसलिए फर्स्ट लॉ को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। थैंक यू बेटा।